हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब। द लर्निंग हब में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सोशियोलॉजी बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम पेपर है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हम सोशियोलॉजी का जो पेपर है उसको देखेंगे। सोशियोलॉजी जो अभी हुआ था हमारा एमसीक्यू बेस्ड में, यानी कि जो हमारा ओएमआर बेस्ड हुआ था उसको हम देखेंगे, उसको सॉल्यूशन देखेंगे आज। तो ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर का हुआ था एग्ज़ाम, जो कि हमारा था 75 मार्क्स का, और जो टाइमिंग थी वो थी 2 आवर्स की। तो बात आती है जो हमारी बुकलेट थी। बुकलेट कौन कौन सी है हमारी? पी, क्यू, आर और एस। हमारी क्या है, 4 बुकलेट होती है, पी, क्यू और आर, एस। तो इन सभी में जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस क्या होते हैं? सेम होते हैं, यानी कि डिफरेंट क्वेश्चन नहीं होते हैं, सभी सेम क्वेश्चन होते हैं। बट ऐसा होता है कि जैसे पी वाली बुकलेट में जैसे ऐसे दिए हैं 1 2 3 4, इन 4 पे क्वेश्चन में दिए हैं, लेकिन जो क्यू वाली बुकलेट है उसमें क्या कर देंगे, ये जो 1 2 3 4 क्वेश्चन पी बुकलेट में लिखे थे स्टार्टिंग में, इन्हीं क्वेश्चन को वो क्यू में लास्ट में लिख सकते हैं। यानी कि जो इनका अरेंजमेंट होता है ना चारों बुकलेट में क्वेश्चंस का, वो अलग अलग होता है, बिल्कुल सेम नहीं होता है। तो ये हमारा ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें हमें क्या है, गोले भरने होते हैं। इस तरह से हमें गोले भरने होते हैं अच्छी तरह से। तो आज हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ जो इसका फर्स्ट पेज था एग्ज़ाम पेपर का, वो ये है। या यूजी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2025। ये हमारा क्या है, सोशियोलॉजी का पेपर है, सोशियोलॉजी का है, और इसका जो नेम है वो है बेसिक कंसेप्ट्स इन सोशियोलॉजी। आज हम बुकलेट यानी कि पी को सॉल्व करेंगे, और जिन बच्चे का QRS बुकलेट है वो इसी से ही चेक कर सकता है, अगर उनकी मर्ज़ी हो, नहीं तो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो यहाँ पे रोल नंबर लिखना होता है। तो ये है कि इन निर्देशों को आप ध्यान से पढ़ लें। जो ये निर्देश दिए गए हैं, प्रश्न पुस्तिका को तब तक ना खोलें जब तक कहा ना जाए। 75 क्वेश्चन है, ठीक है, और OMR शीट पर हल करने हैं, प्रश्न पुस्तिका पर नहीं करने। ये OMR जो आंसर शीट है उसको सावधानी पूर्वक देख लें कि कहीं उसमें फ़ॉल्ट वगैरह तो नहीं है, कहीं से ख़राब वगैरह तो नहीं हो रही, या फिर प्रिंट नहीं है इस तरह से, तो उसको आप ध्यान से देख लें एक बार। तो यही है बस। तो बस मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो में कहीं भी कुछ कमियाँ नज़र आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि आपको मेरा जो चैनल है वो हेल्पफुल लगता है स्टडी से रिलेटेड, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये मेरा देखो अभी तो फर्स्ट वीडियो है, लेकिन अभी धीरे धीरे मैं सभी सब्जेक्ट पर अपनी वीडियोस लाऊंगी, और सिलेबस वगैरह भी डिस्कस करेंगे, और चैप्टर्स को भी समझेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर देखने। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अगस्त कॉमट ने समाजशास्त्र को कितने भागों में बांटा है? तो जो हमारे अगस्त कॉमट हैं, उन्होंने हमारा जो समाजशास्त्र है उसको 2 भागों में बांटा है। पहला जो है वो है सामाजिक स्थिति की, और दूसरा जो है वो सामाजिक गति की है। तो इन्होंने 2 रूपों में हमारे समाजशास्त्र को विभाजित किया है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एलेक्स इंकल्स ने समाजशास्त्र के विषय वस्तु के रूप में 3 मार्ग बताए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग उनका नहीं है? तो यानी कि जो हमारे हैं एलेक्स इंकल्स, इन्होंने क्या किया है, जो समाजशास्त्र है उसके विषय वस्तु के रूप में कितने मार्ग बताए हैं? 3 मार्ग बताए हैं। तो आपका देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एलेक्स इंकल ने समाजशास्त्र के विषय वस्तु के रूप में कितने मार्ग बताए हैं? तो आप कह सकते हो कि 3 मार्ग बताए हैं। तो अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा मार्ग उनका नहीं है, यानी कि जो इन्होंने बताए हैं, तीनों मार्ग जो बताए हैं वो हमें दिए हुए हैं, हमको पहचानना है कि वो कौन कौन से 3 मार्ग हैं जो इनके द्वारा बताए गए हैं। ऐतिहासिक, अनुभव आश्रित और विश्लेषणात्मक, ये तीनों इन्हीं के द्वारा क्या है, बताए गए मार्ग हैं, परंतु तुलनात्मक इनके द्वारा नहीं बताया गया है। तो हम कह सकते हैं जो तुलनात्मक है वो करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज़ सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? तो व्हाट इज़ सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी, हमको बताना है कि किसने लिखी है। तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि थर्ड का डी है, क्योंकि 1 मिनट में थोड़ा सा ये कर लेती हूँ, दिख नहीं रहा है।
अब सही है। तो व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? हमको बताना है कि व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है या इसके लेखक कौन है। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मैक बेवर ने भी नहीं लिखी है। तो इसके जो लेखक हैं वो है नोबर्ट एलियास। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नोबर्ट एलियास जो हैं वो इसके लेखक हैं। नोबर्ट एलियास। तो नोबर्ट एलियास जो हैं वो हैं व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक। तो फोर्थ क्वेश्चन आता है, समाजशास्त्र का एक लंबा अतीत रहा है लेकिन इसका इतिहास काफ़ी छोटा है, यह कथन किसका है? तो हमको बताना है कौन से समाजशास्त्री थे जिनका यह कथन है। तो इसका जो आंसर है वो है फोर्थ का बी, बियर स्टेट इज़ द करेक्ट आंसर। तो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, एथिक्स एंड पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी? तो एथिक्स एंड पॉलिटिक्स बुक के जो ऑथर हैं हमको वो बताना है। तो ये है फिफ्थ का हमारा ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि अरस्तु ने ही एथिक्स एंड द पॉलिटिक्स बुक लिखी है। तो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, आगमन विधि के जन्मदाता माने जाते हैं, यानी कि फादर ऑफ द इंडक्टिव मेथड कौन है इसके फादर? तो वो है हमारे फ्रांसिस बेकन इज़ द फादर ऑफ द आगमन विधि। ठीक है। तो सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक समाजशास्त्र का विकास कब से माना जाता है? यानी कि जो आधुनिक समाजशास्त्र है उसका विकास कब से प्रारंभ हुआ या फिर कब से माना जाता है? तो उसका आंसर है सेवंथ का ए, 19वीं सेंचुरी यानी कि 19वीं शताब्दी से माना जाता है। तो एट्थ क्वेश्चन है हमारा, मैक्स वेबर समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसे मानते हैं? यानी कि मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग विषय वस्तु क्या है समाजशास्त्र की? तो इनके अकॉर्डिंग है अर्थपूर्ण सामाजिक क्रिया। ये अर्थपूर्ण सामाजिक क्रिया को क्या मानते हैं? समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानते हैं। तो नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, बहुआयामी समाजशास्त्र का विषय किसने प्रस्तुत किया? तो ये जो किया है इसका करेक्ट आंसर है ए, जेफरी अलेक्जेंडर ने ही बहुआयामी समाजशास्त्र का विषय प्रस्तुत किया। तो हमारा 10th क्वेश्चन है, सामाजिक संबंधों का निर्माण सामाजिक अंतःक्रिया से होता है, यह किस स्तर पर संभव है? यानी कि जो सामाजिक संबंध है उनका जो निर्माण होता है वो सामाजिक अंतःक्रिया से होता है, लेकिन यह किस स्तर पर संबंधित है या किस स्तर पर संभव है? तो इसका पहला है व्यक्ति से व्यक्ति के बीच, क्या जो ये सामाजिक संबंध है या अंतःक्रिया है, अंतःक्रिया से होता है। इन्होंने बता दिया, देखो जो सामाजिक संबंध है उसका जो निर्माण होता है वो सामाजिक अंतःक्रिया से होता है, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि किस स्तर पर संभव है। क्या ये व्यक्ति से व्यक्ति के बीच या फिर व्यक्ति से समूह के बीच या फिर समूह से समूह के बीच? तो जो इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है डी, क्योंकि देखो सामाजिक संबंध व्यक्ति से व्यक्ति के मध्य भी हो सकता है, व्यक्ति से समूह के बीच भी हो सकता है और समूह से समूह के बीच भी हो सकता है। तो इसलिए हमारा डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो अब हम 11th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, व्यक्ति की मानसिक विशेषताओं एवं व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत किया जाता है? यानी जो व्यक्ति की मानसिक विशेषताएं हैं या फिर व्यक्तिगत व्यवहार का जो अध्ययन है वो किस विषय के अंतर्गत किया जाता है? मनोविज्ञान के अंदर किया जाता है, समाजशास्त्र के अंदर किया जाता है, इतिहास के अंदर किया जाता है या फिर मानव शास्त्र के अंदर किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान इज़ द राइट आंसर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉनसन ने समाज को किस रूप में परिभाषित किया? यानी कि जो जॉनसन है उन्होंने जो समाज है उसको किस रूप में परिभाषित किया है? मूर्त समाज के रूप में या फिर अमूर्त या फिर ए और बी दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, अमूर्त समाज के रूप में इन्होंने परिभाषित किया है समाज को। तो हम 13 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। तो 13 क्वेश्चन है हमारा, वस्तु विनिमय पद्धति किस समाज की विशेषता है? तो वस्तु विनिमय पद्धति किस समाज की विशेषता है हमको ये बताना है।
तो ये है सरल समाज की विशेषता। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो 13 का ए है। अब क्वेश्चन आता है हमारा 14। आधुनिक समाज को अमिताई इत्सियोंसी ने किस नाम से पुकारा है? जो अमिताई इत्सियोंसी है उन्होंने हमारे आधुनिक समाज को किस नाम से पुकारा है? तो इन्होंने जो पुकारा है रनवे सोसाइटी। 14 का ए, भगोड़ा समाज के नाम से इन्होंने आधुनिक समाज को पुकारा है। तो 14 का ए आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है। तो अब हम 15 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर क्या है? समुदाय किसी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाला एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें हम की भावना पाई जाती है। यह विचार किसके हैं? तो ये जो है एक परिभाषा है जो कि समाजशास्त्र के द्वारा दी गई है। तो हमको बताना है कि इस परिभाषा को या इन कथनों को किसने कहा है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है मैकाइवर एवं पेज। यानी कि मैकाइवर एवं पेज ने समुदाय की भाषा इन शब्दों में प्रस्तुत की है कि जो समुदाय है वो किसी निश्चित क्षेत्र में निवास वाला एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें हम की भावना पाई जाती है। यानी कि एक सामाजिक समूह है जो एक निश्चित क्षेत्र के अंदर निवास करता है और इसके समूह में क्या है? हम की भावना पाई जाती है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? किसी देश के शरणार्थियों में हम की भावना एवं आपसी एकता पाई जाती है, इन्हें क्या कहा जाता है? तो हमारा 16 का आंसर क्या है? तो 16 का आंसर हमारा ए है। देखो, जो बच्चा जिसको पता है समुदाय क्या होता है वो तो डायरेक्ट आंसर लगा ही सकता है, बट अगर किसी को नहीं भी पता ना, तो देखो आप खुद देख सकते हो, यहाँ पे खुद दे रखा है कि समुदाय क्या है और नीचे यही चीज़ पूछ ली गई है कि किसी देश के शरणार्थियों में हम की भावना एवं आपसी एकता पाई जाती है, इन्हें हम क्या कहते हैं? तो इन्हें हम समुदाय कहते हैं। देखो ऊपर भी यही है कि हम की भावना पाई जाती है और एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं। तो समुदाय की डेफिनेशन यहाँ दे रखी है और इजीली कोई भी बच्चा कॉमन सेंस लगाकर इसका आंसर दे सकता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। 17 क्वेश्चन क्या है? तो 17 क्वेश्चन है हमारा, रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय के 4 लक्षण बताए हैं, इनमें से कौन सा लक्षण नहीं है? यानी कि जो रॉबर्ट रेडफील्ड है उन्होंने लघु समाज के कितने लक्षण बताए हैं? 4 लक्षण बताए हैं। तो देखो ये क्वेश्चन हमारा अलग से आ सकता है कि जो हमारे रॉबर्ट रेडफील्ड हैं उन्होंने लघु समाज के कितने लक्षण बताए हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कितने क्वेश्चन बताए हैं। तो इसको आप याद कर लीजिए। जिन बच्चों का भी पेपर नहीं हुआ है या जिन बच्चों का अगले साल को होगा, तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है, देखो इन्होंने क्या बताए, 4 लक्षण बताए हैं, इनमें से कौन सा एक लक्षण नहीं है। यानी कि यहाँ पे तो देखो 3 ही लक्षण दे रखे हैं और चौथा लक्षण जो है वो अलग से दे रखा है। तो लघुता, आत्मनिर्भरता और विशेषता क्या है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने वो लघु समुदाय के 4 लक्षण बताए हैं। 4 में से 3 हो गए, लेकिन जो मूर्त वाला है वो कोई लक्षण नहीं है। ठीक है, तो 17 का जो करेक्ट आंसर है, 17 का करेक्ट आंसर डी है। तो अब हम 18 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि 18 में क्या आंसर करेक्ट है। जब किसी संगठन को सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए विशेष प्रयास से बनाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? यानी कि किसी संगठन को सदस्यों के हितों यानी कि उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विशेष प्रयास से बनाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 18 का सी, यानी कि उसको हम समिति कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय किसके उदाहरण हैं? तो हमको बताना है जो विश्वविद्यालय है और महाविद्यालय किसके उदाहरण है। तो ये उदाहरण है संस्था के। 19 का ए जो है वो करेक्ट आंसर है। 20 क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संस्था की नहीं है? तो हमको बताना है कि जो संस्था की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। तो 20 का जो आंसर है वो है मूर्त। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो हम 21 को देख लेते हैं। 21 में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाज की नहीं है। तो अब यहाँ पे हमें बताना है कि समाज की कौन सी विशेषता नहीं है। तो अप्रत्यक्ष एवं अमूर्त ये समाज की विशेषता है। ठीक है, प्रत्यक्ष एवं मूर्त, प्रत्यक्ष और मूर्त जो है ये समाज की विशेषता नहीं है। तो 21 का बी है।
स्वतः उत्पत्ति, सदस्यता, स्वाभाविक प्रक्रिया। ठीक है, जो हमारा समाज है वो प्रत्यक्ष नहीं है, वो हमको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, जो हमारे समाज की विशेषताएं हैं वो है अमूर्त और अमूर्त और अप्रत्यक्ष, स्वतः उत्पत्ति, सदस्यता, स्वाभाविक प्रक्रिया। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है, जो हमारा समाज है वो अमूर्त है, वो मूर्त नहीं है। ठीक है, तो 22 का क्वेश्चन है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है सामाजिक मान्यता प्राप्त व्यवहार जो दीर्घकाल से चली आ रही हो एवं सदस्यों को अपने अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य करती हो, वह क्या है? तो हमको बताना है इसका आंसर। तो 22 का जो करेक्ट आंसर है, संस्था नहीं है इसका आंसर, ना ही समिति है और ना ही समुदाय है। इसका करेक्ट आंसर है प्रथा, क्योंकि कस्टम ही ऐसे हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या होते हैं, हस्तांतरित होते हैं, उनको सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है और वो दीर्घकाल से क्या चले आ रहे हैं, सदस्यों को अपने अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रथा। तो 23 को देख लेते हैं हम। रॉबर्ट रेडफील्ड ने द लिटिल कम्युनिटी में किस गांव के अध्ययन को आधार बनाया है? यानी कि जो रॉबर्ट रेडफील्ड हैं उन्होंने द लिटिल कम्युनिटी इसमें किस गांव को आधार बनाया है? तो इसका आंसर है ए इज़ द करेक्ट आंसर। टेपोज़लान मेक्सिको जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। तो 24 की बात करते हैं हम। सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? तो सोसाइटी पुस्तक के राइटर कौन है? तो सोसाइटी पुस्तक लिखी है मैकाइवर एवं पेज ने लिखी है। तो 25 देख लेते हैं हम। 25 का क्या करेक्ट आंसर है? 25 पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आंसर देखते हैं। निम्न में से समूह की विशेषता नहीं है। तो हमें बताना है कि समूह की कौन सी विशेषता नहीं है। सदस्यों के बीच अंतरक्रिया, तो ये हमारी समूह की विशेषता है। सदस्यों के बीच सहयोग होना, बिल्कुल ये हमारी विशेषता है। रेलवे स्टेशन पर एकत्र जनसमूह, ये हमारी समूह की विशेषता नहीं है। तो 25 का सी आंसर है, क्योंकि जो समूह है वो सदस्यों के बीच अंतरक्रिया होती है, सहयोग करते हैं वो एक दूसरे का। अब किसी भी हम समूह को जो एक जगह एकत्र है, जैसे रेलवे स्टेशन पर इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि रेलवे स्टेशन पर इकट्ठे जनसमूह को हम क्या नहीं कह सकते? समूह नहीं कह सकते, क्योंकि समूह की अपनी एक अलग विशेषताएं होती हैं। 26 निम्नलिखित में से कौन सा समूह का उदाहरण है? तो हमको बताना है समूह का उदाहरण कौन है। मैंने आपको बताया किसी भी हम समूह को या फिर किसी भी मतलब भीड़ को, यानी कि जन समूह को हम समूह घोषित नहीं कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे एग्जाम्पल बताना है, जैसे समान पेशे वाले लोग। समान पेशे वाले लोग क्या समूह नहीं हो सकते हैं? ठीक है, और बस पड़ाव पर एकत्र जनसमूह, वो भी हमारा समूह नहीं हो सकता है। इनमें से कोई नहीं तो है नहीं, लेकिन मित्र मंडली जो है वो एक समूह है। तो आप ऊपर वाले जो क्वेश्चन है उसके आधार पर अगर आप चाहते तो लगा सकते थे, बहुत से बच्चों ने ऐसे लगाया भी होगा। तो मतलब हम क्वेश्चन को इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन को भी हमने इंटरलिंक किया। तो 27 वाला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। सदस्यों के बीच घनिष्ठ एवं सामाजिक दूरी के आधार पर अंतर समूह और बाह्य समूह किसने विभाजित किया है? तो हमको बताना है कि सदस्यों के बीच घनिष्ठता और सामाजिक दूरी के आधार पर अंतर समूह और बाह्य समूह को किसने विभाजित किया है? यानी कि अंतर समूह, बाह्य समूह, ये इन दोनों का विभाजन किसने किया है? घनिष्ठ और सामाजिक दूरी के आधार पर। तो 27 का जो करेक्ट आंसर है वो है समनर ने इनको क्या है? विभाजित किया है। तो 28 को देखते हैं हम। सोरोकिन ने समूह में पाए जाने वाले संबंधों के आधार पर समूह के प्रकार बताए हैं। तो समूह के कौन कौन से प्रकार बताए हैं सोरोकिन ने? तो इसका जो आंसर है वो है एकल बंधन समूह और बहुबंधन समूह, यानी कि दोनों जो है वो इसके दोनों ही करेक्ट आंसर हैं। तो आंसर जो है इसका डी है, करेक्ट आंसर डी है। एकल और बहुबंधन समूह दोनों ही इसके करेक्ट आंसर हैं। तो हम 29 क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक समूह की अवधारणा सर्वप्रथम किस पुस्तक में मिलती है? यानी कि जो प्राथमिक समूह है, प्राइमरी ग्रुप है, उसकी
अवधारणा हमको सबसे पहले कौन सी पुस्तक के अंदर मिलती है? तो इसका आंसर है सोशल ऑर्गेनाइजेशन बुक के अंदर हमको इसकी क्या है, सबसे पहले अवधारणा मिलती है। तो 29 का ए आंसर करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं हम। यांत्रिकी एकता एवं जैविक एकता की बात किसने की? किसने की है यांत्रिकी एकता? यांत्रिकी एकता और जैविक एकता की बात किसने की है? तो 30 का हमारा आंसर है दुर्खीम ने की थी। ठीक है। 31 का क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक औद्योगिक समाज की चर्चा में ऐसे व्यावसायिक समूह को जिसका हित अभी तक स्पष्ट नहीं है, क्या है? जिसका हित अभी तक स्पष्ट नहीं है, क्या कहा जाता है? तो हमें बताना है कि औद्योगिक समाज की चर्चा में ऐसे वैवाहिक समूह को जिसका हित अभी तक स्पष्ट नहीं है, क्या कहा जाता है? ऐसे समूह को जिसका जो हित है वो क्या है, स्पष्ट नहीं है। तो हम उसको द्वितीय समूह नहीं कहते, तो इसका जो है आभासी समूह है। जिसका संबंध स्पष्ट नहीं है उसको हम कहते हैं आभासी समूह। तो 31 का डी आंसर जो है वो करेक्ट है। 32 जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम। सामाजिक दूरी अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जो सामाजिक दूरी है, सोशल डिस्टेंस है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल डिस्टेंस किसने इंट्रोड्यूस किया सबसे पहले? तो हमारा जो सोशल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया E.S. बोगार्ट्स ने। तो 32 का आंसर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। 33 क्वेश्चन देखते हैं हम। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से अभिप्रेरित होकर अर्थपूर्ण क्रिया करते हैं तब इसे कहते हैं, यानी कि एक दूसरे से प्रेरित होकर क्या करते हैं, अर्थपूर्ण क्रिया करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। ठीक है। 34 देखते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में समान प्रजाति अथवा सांस्कृतिक लक्षणों के स्वतंत्र विकास की स्थिति को क्या कहा जाता है? यानी कि समान प्रजाति और संस्कृति के किसके स्वतंत्र विकास की स्थिति को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है सांस्कृतिक अभिसरण। 35 क्वेश्चन देखते हैं हम। संदर्भ समूह पर कार्य किसने किया? तो इसका जो आंसर है हॉर्बर्ट हाइमन, R.K. मर्टन, मुजफ्फर शरीफ। तो इन सभी ने किस पर कार्य किया है? संदर्भ समूह पर कार्य किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। संदर्भ समूह का प्रभाव हो सकता है सकारात्मक सामाजिक गतिशीलता, बी नकारात्मक सामाजिक संघर्ष, व्यक्तित्व निर्माण या उपयुक्त सभी। तो 36 का आंसर है डी। इसका जो प्रभाव है ये सभी प्रभाव इसके हो सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। 36 का करेक्ट आंसर डी है। 37 क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई स्त्री और पुरुष बिना विवाह किए एक साथ रहते हैं तो मार्शल के अनुसार उसे क्या कहा जाता है? अकॉर्डिंग टू मार्शल हम क्या कहते हैं उसे? दंपत्ति परिवार कहते हैं, या मूल परिवार कहते हैं, या कंजुगल परिवार कहते हैं, या फिर संयुक्त परिवार कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं कंजुगल परिवार। तो हमारा 37 का सी है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है। दंपत्ति परिवार, चलो आगे चलते हैं। संयुक्त परिवार होता है जिसमें जो है दो से अधिक पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं, और कंजुगल परिवार मैंने आपको बता ही दिया है कि जब दो मतलब यदि कोई स्त्री और पुरुष बिना विवाह के एक साथ रहते हैं तो हम उसको कंजुगल फैमिली कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैकाइवर एवं पेज ने परिवार की किस विशेषता को शामिल किया है? तो मैकाइवर और पेज के अनुसार परिवार की विशेषता क्या है, हमको ये बताना है। सुनिश्चित और टिकाऊ प्रजनन क्रिया, यस ये इनके अकॉर्डिंग है। और पालन पोषण की समुचित व्यवस्था, बी ये भी इनके अकॉर्डिंग है। तो इसका आंसर है सी। 38 का आंसर सी है, ए एंड बी। 39 देखते हैं। परिवार की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम किस मानव शास्त्री ने दिया? तो हमें बताना है परिवार की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो सबसे पहले किसने दिया? मानव शास्त्री ने दिया। तो इसका है एल.एच. मॉर्गन। एल.एच. मॉर्गन ने परिवार की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40। तो 40 क्वेश्चन देखते हैं हमारा।
दंपत्ति का स्वतंत्र रूप से अपने माता पिता से अलग निवास करना किस प्रकार के परिवार का उदाहरण है? तो हमको बताना है किस प्रकार के परिवार का उदाहरण है। तो न्यूक्लियर फैमिली तो नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली वो होते हैं, स्मॉल फैमिली कहते हैं हम इसको, एकाकी परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे सम्मिलित होते हैं। तो इसका जो है नव स्थानिक परिवार है। 40 का आंसर है ए, नव स्थानिक परिवार। तो हम 41 देखते हैं। कौन से देश में गांव की तुलना में शहरों में विस्तृत परिवार अधिक पाया जाता है? यानी कि इंडिया में क्या है? इंडिया में है कि गांव में यहाँ पे विस्तृत परिवार यानी कि संयुक्त परिवार पाया जाता है अधिक, लेकिन शहरों में नहीं पाया जाता। लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा देश है जिसमें गाँव की तुलना में शहरों में अधिक, यानी कि गाँव में तो कम पाए जाते हैं और शहरों में अधिक पाए जाते हैं विस्तृत परिवार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पोलैंड और फिलीपींस। पोलैंड और फिलीपींस ऐसे देश हैं जहाँ पर गाँव की तुलना में शहरों में अधिक क्या है, विस्तृत परिवार पाए जाते हैं। तो 41 का डी आंसर जो है वो करेक्ट है। तो 42 की बात करते हैं हम। घनिष्ठ निकटता एवं संपर्क के आधार पर नातेदार को विभिन्न श्रेणियों में किसने रखा? घनिष्ठ निकटता और संपर्क के आधार पर किसने नातेदारी की विभिन्न श्रेणियों में रखा? यानी कि नातेदारी को हम कई श्रेणियों में डिवाइड करते हैं। नातेदारी को हम 3 श्रेणी में डिवाइड करते हैं ना। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ए, जीपी मर्डोक ने क्या है, नातेदारी को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया। 43 है हमारा क्वेश्चन। टेक्नोनिमी अवधारणा किसके द्वारा प्रयोग की गई? तो हमको बताना है कि किसके द्वारा प्रयोग की गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा 43 का डी, वेस्टरमार्क। तो हमारा डी करेक्ट आंसर है। तो 44 की अगर हम बात करते हैं, जीपी मर्डोक ने कुल कितने प्रकार के तृतीयक नातेदारी का उल्लेख किया है? तो उन्होंने हमारे जो तृतीय नातेदार हैं वो है बताए हैं सी आंसर है 151 बताया। 45 क्वेश्चन है हमारा। इरावती कार्वे ने पूरे भारत की नातेदारी व्यवस्था को समझने के लिए कितने सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटकर अध्ययन किया? तो हमको बताना है इन्होंने कितने क्षेत्रों में भारत को बांटा नातेदारी की व्यवस्था को समझने के लिए। तो इसका है 45 का डी, इन्होंने 4 भागों में हमारे इंडिया को डिवाइड किया। 46 है, किस समुदाय में मातृवंशीय और मातृ स्थानिक परिवार पाए जाते हैं? तो हमको बताना है कि मातृवंशीय और मातृ स्थानिक परिवार किस समुदाय में पाए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए और बी दोनों, नायर, मोपला, तियान और कनार। इनमें क्या है, मातृवंशीय और मातृ स्थानिक परिवार पाए जाते हैं। तो मातृवंशीय और पितृवंशीय आप जानते होंगे। पितृवंशीय और या पितृसत्तात्मक, यानी कि जिसमें परिवार की मुख्य माता होती है और परिवार का जो वंश है वो माता के नाम से ही चलता है, उसको हम मातृवंशीय कहते हैं। और जो पितृवंशीय के अंदर क्या होता है कि उसमें परिवार का मुख्य जो होता है वो पुरुष होता है, घर का बड़ा बूढ़ा होता है पुरुष ही होता है, और जो वंश परंपरा है वो पिता के नाम से चलती है, तो उसको हम पितृवंशीय कहते हैं। मातृस्थानिक वो होता है यानी कि जहाँ पर लड़की जो है वो अपने घर ही रहती है शादी करके, और पितृस्थानिक वो होता है जहाँ पर लड़की को शादी करके जाना पड़ता है। ठीक है, ये थोड़ा यानी कि इन शॉर्ट में डिफरेंस बताया मैंने जिससे क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थारवाड़ क्या है? आई होप सो आपको यानी कि जो ऊपर मैंने डिफरेंस बताया मातृवंशीय और मातृस्थानिक, पितृवंशीय और पितृस्थानिक, आपको समझ आ गया होगा। मोटे मोटे तौर पर ये देख लीजिए कि जहाँ पर माता प्रधान हो और जो महिलाएं हो यानी कि शादी करके क्या है अपने घर पर ही रहती हो, और पितृवंशीय में ऐसा नहीं होता है। पितृ में जो बेटी को अपने घर से यानी कि शादी के बाद जाना पड़ता है और वहाँ का मुखिया जो होता है वो पुरुष होता है, और वंश का नाम भी पुरुष के नाम से ही चलता है। थारवाड़ क्या है? तो हमको बताना है थारवाड़ मातृवंशीय परिवार है, पितृवंशीय है, नवस्थानिक है या फिर उभय स्थानिक है।
तो इसमें से हमको बताना है कि थारवाड़ किस टाइप का परिवार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है मातृवंशीय परिवार है। 48 है कुटुंब। कुटुंब क्या है? वो पितृस्थानिक है, बहुविवाह समूह है, मातृस्थानिक है, मामा स्थानिक परिवार है। पितृस्थानिक, बहुविवाह समूह, इस तरह से हमको बताना है कि ये क्या है। तो ये है हमारा मातृस्थानिक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी जनजाति मातृवंशीय है? तो हमको बताना है कि इनमें से कौन सी जो जनजाति है वो मातृवंशीय है। तो हमको इसमें बताना है कि कौन सी जनजाति जो है वो मातृवंशीय है। तो गारो, नायर, खासी, तो ये तीनों ही जनजाति जो है मातृवंशीय है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा डी होगा, उपयुक्त सभी। अब 50 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। 15 क्वेश्चन है, संस्कृति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे सीखा जाता है, वह कोई स्वाभाविक व्यवहार नहीं है, यह किसने कहा? तो हमको बताना है कि इसको किसने कहा है, या फिर यह कथन किसका है, या यह परिभाषा किसकी है। तो किसने कहा ऐसा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टेलर। टेलर ने ये परिभाषा दी है, संस्कृति की परिभाषा दी है इन्होंने। 51 की क्वेश्चन की बात करते हैं हम। भौतिक संस्कृति एवं अभौतिक संस्कृति का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो हम तो भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति का जो डिवीज़न है, यानी कि विभाजन है, वो किसके द्वारा किया गया? तो 51 का जो करेक्ट आंसर है वो है आगबर्न ने इनका विभाजन किया। 52 क्वेश्चन देखते हैं हम। जब किसी संस्कृति का उसी संस्कृति के लोगों के संदर्भ में वस्तुनिष्ठ विश्लेषण किया जाता है तो वह कहलाता है। तो हमको बताना पड़ेगा कि वो क्या कहलाता है। वो है सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहलाता है। ठीक है, तो 53 क्वेश्चन को देखते हैं। 53 का क्या आंसर है? तो संस्कृति का निर्धारक तत्व कौन सा है? तो हमको बताना है संस्कृति का निर्धारक तत्व क्या है। प्रौद्योगिकी है, भाषा और प्रजाति है, भौगोलिक पर्यावरण है, या फिर उपयुक्त सभी है। तो आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर 53 का डी है करेक्ट आंसर। 54 की बात करते हैं हम। समाजशास्त्र के क्षेत्र में सभ्यता और संस्कृति के बीच अंतर स्पष्ट करने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन था? सभ्यता और संस्कृति के बीच, समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंदर सभ्यता और संस्कृति के बीच अंतर स्पष्ट किसने किया? वो पहला व्यक्ति कौन था जिसने अंतर कर बताया कि सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अल्फ्रेड वेबर ने बताया हमको। 55 को देखते हैं सांस्कृतिक विलंबना क्या है? तो हमको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भौतिक व अभौतिक संस्कृति से आगे बढ़ जाना। सांस्कृतिक विलंबना भौतिक और अभौतिक संस्कृति से आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो हम देखते हैं अपना 56। तो 55 का हमारा सी करेक्ट आंसर है। तो हम देखते हैं 56 का आंसर क्या है। उप संस्कृति का उदाहरण क्या है? तो उप संस्कृति का क्या उदाहरण है? तो भारत के अंदर पंजाबी संस्कृति जो है ये हमारी उप संस्कृति का उदाहरण है। तो हम 57 क्वेश्चन की बात करते हैं। 57 क्या है? तो हम 57 क्वेश्चन की बात करते हैं। 57 में क्या है? तो धर्म, आस्थाओं एवं परंपराओं का एकीकृत तंत्र है जो पवित्र वस्तुओं से संबंधित होता है। यह इन आस्थाओं एवं परंपराओं में विश्वास रखने वालों को एक नैतिक समुदाय में बांधता है। यह किसने कहा था? तो हमें 57 का आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है किसने कहा, ये है दुर्खीम ने कहा था। तो दोस्तों जैसे कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं, जो भी हुआ था 26 में हुआ है, जो अभी कल परसों ये पेपर हुआ था। तो इसके अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करने वाली है कि जो समाजशास्त्र का पेपर है इसके अंदर जो परिभाषाएं हैं या जो समाजशास्त्री के द्वारा दिए गए कथन हैं उनको बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो जिन बच्चों का सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है तो एक बार इन परिभाषाओं को ज़रूर पढ़कर जाएं कि विभिन्न समाजशास्त्रियों के द्वारा क्या क्या कौन सी परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं।
58 क्वेश्चन है, धर्म से अच्छे काम करने वाली शक्ति एवं बुरे काम करने वाली शक्ति को मैक्स वेबर ने क्या कहा है? तो मैक्स वेबर ने इन शक्तियों को अच्छे काम करने वाली और बुरे काम करने वाली शक्तियों से मतलब शक्तियों को क्या कहा है? तो इसका आंसर है सी, अहिरमन एवं अहरमजाद कहा है इन्होंने। तो 59 का देखते हैं, समाज ही देवता है, यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन किसका है कि समाज ही देवता है? तो इमाइल दुर्खीम का ये कथन है कि समाज ही देवता है। तो अब हम 60 क्वेश्चन देखते हैं। 60 क्वेश्चन क्या है, क्या दे रखा है? किसी संस्कृति या उपसंस्कृति के अंतर्गत अलौकिक अथवा और साधारण घटना का अत्यंत प्रतीकात्मक वर्णन है। तो ये क्या है? किसी संस्कृति या उपसंस्कृति के अंतर्गत अलौकिक अथवा और साधारण घटना का अत्यंत प्रतीकात्मक वर्णन है। तो इसका आंसर जो है वो है मिथक। इसका सी करेक्ट आंसर है। 61 की बात करते हैं हम। जब कोई मत एक लंबे समय तक अस्तित्व में रह जाता है एवं संस्थागत रूप धारण कर लेता है, वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? यदि कोई भी एक मत लंबे समय से अस्तित्व में रह जाता है और संस्थागत रूप से क्या है, धारण कर लेते हैं उसको, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा धर्म। तो 61 का ए आंसर करेक्ट है। 62 की बात करते हैं अब हम। सर्व आत्मवाद या जीववाद का सिद्धांत संबंधित है, यानी कि किस चीज़ से संबंधित है ये? तो जो ये सिद्धांत है ये है प्रकृति से संबंधित। 62 जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब हम बात कर लेते हैं 63 की। तो धर्म की उत्पत्ति का प्रमुख स्रोत टोटम है, यह किसका मानना है? तो देखो गाइज, मैंने आपको बताया है कि एक तरह से कथन ही आ चुका है कि किसका मानना है या फिर किसने कहा या किसका कथन है। तो यानी कि आप ये जो परिभाषा वाले हैं, जो एक कथन वाले हैं, इनको आप बहुत ध्यान से देख के जाना, जिनका अगले साल पेपर होगा, या फिर आप ही बच्चों का अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर का है, जब आगे आपका MCQ टाइप में क्वेश्चन पेपर हो, तो यानी कि परिभाषाओं पर थोड़ा ध्यान देना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, परिभाषाओं को ध्यान देना, तो आपका जो एग्ज़ाम पेपर है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो 63 जो है, धर्म की उत्पत्ति का प्रमुख स्रोत टोटम है, यह किसका मानना है? तो हमको बताना है कि यह किसने कहा था, ये किसका मानना है ये। तो इमाइल दुर्खीम का ये मानना है। तो 63 का ए जो है वो करेक्ट आंसर है। 64 की हम बात करते हैं। यह व्यक्तियों को एक साथ मिलाकर काम करने और समाज को संगठित करने में मदद करता है। क्या है? व्यक्तियों को एक साथ मिलकर काम करने के लिए और समाज को संगठित करने के लिए क्या करता है? हेल्प करता है। वर्तमान समय में न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिलता है, यानी कि यह स्थानीय स्तर पर तो है ही है, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिलता है। तो इनमें से वो क्या है? तो वो है हमारा सहयोग जो है करेक्ट आंसर है। तो 64 का हमारा ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अब हम 65 की बात करते हैं। 65 है, संघर्ष से उत्पन्न होता है। संघर्ष से क्या उत्पन्न होता है? सहयोग उत्पन्न होता है, संघर्ष उत्पन्न होता है, एकता उत्पन्न होता है। तो उपयुक्त सभी, यानी कि 65 का हमारा डी करेक्ट आंसर है। अब हम बात करते हैं 66 क्वेश्चन की। तो 66 क्या है हमारा? मानदंड के माध्यम से होता है। व्यक्ति के व्यवहार का निर्धारण होता है मानदंड से, या फिर सामाजिक नियंत्रण होता है, या निर्देश प्रदान करता है। डी है हमारा सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा डी है, यानी कि इन सभी से। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं 67 क्वेश्चन की। तो 67 क्या है हमारा क्वेश्चन? इसमें है लोक रीतियाँ समाज में आचरण के माननीय स्वीकृति तरीके हैं, किसका मानना है? तो बताना है कि ये किसका मानना है। तो 67 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, विलियम समनर ने का मानना है ये। 68 है हमारा सांस्कृतिक एंथ्रोपोलॉजी के जनक हैं। तो सांस्कृतिक एंथ्रोपोलॉजी के जनक कौन है? इसका है E.B. टायलर। E.B. टायलर इज़ द करेक्ट आंसर। 69 देखते हैं हम। जो मानदंड समाज के लिए सबसे अधिक वांछनीय है वह है, यानी कि
जो रूल समाज के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वह है मूल्य। तो 69 का ए करेक्ट आंसर है। देखो, समाज के लिए इम्पोर्टेंट तो सब है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है मूल्य, और ये सार्वभौमिक भी है क्योंकि सब जगह है ये। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 17 देखते हैं। यूनोमिया एवं यूफोरिया का प्रयोग किसने किया है? तो हमको बताना है इनका प्रयोग किसने किया है। वो है रेडक्लिफ, ब्राउन एवं एस फ्राइड। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है 17 का ए। तो 71 देखते हैं। 71 में क्या है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति के मुख्य कारण हैं। तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति के जो मुख्य कारण हैं वो क्या है? तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति के जो कारण है मेरे अकॉर्डिंग वो फ्रांस की क्रांति है और औद्योगिक क्रांति, यानी कि ये दोनों ही कारण क्या है हमारे समाज की उत्पत्ति के, समाजशास्त्र की उत्पत्ति के कारक है। तो शायद इसमें देखो कुछ गलती हुई होगी क्वेश्चन में, शायद आपको इसका मार्क्स मिल जाए जिन बच्चों ने इस फ्रांस की क्रांति लगाया हो, औद्योगिक क्रांति लगाया हो, वो दोनों ही करेक्ट हो। वो तब यूनिवर्सिटी की तरफ से हमारा आंसर क्या आएगी वो तब क्लियर होगा, पर मेरे अकॉर्डिंग दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। 72 की बात करते हैं हम। समाज में यह एक ऐसा पद है जो समूह संबंध, समूह सदस्यता या समूह व्यवस्था से प्राप्त होता है। तो स्थिति या फिर परिस्थिति, 72 का ए जो है वो करेक्ट आंसर है। यानी कि देखो, स्थिति या फिर परिस्थिति कब प्राप्त होती है? जब समूह संबंध, समूह सदस्य, समूह व्यवस्था से प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब हम 73 देख लेते हैं कि 73 क्या है। भारत में समाजशास्त्र की वास्तविक शुरुआत किस विद्यालय में हुई? यानी कि वास्तव में समाजशास्त्र की शुरुआत किस विद्यालय में हुई? देखो यहाँ ना ध्यान रखना, यहाँ पे है वास्तविक शुरुआत। जो वास्तविक शब्द है इसको इग्नोर मत मारना, अगर इग्नोर मार दोगे ना तो क्वेश्चन भी आपको इग्नोर मार देगा, मतलब क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, आंसर गलत हो जाएगा। तो 73 का जो करेक्ट आंसर है वो है मुंबई विश्वविद्यालय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74। तो 74 की बात कर लेते हैं। और क्या है 74 में, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किसके सौजन्य से हुई? तो 74 का हमारा करेक्ट आंसर है GS घुर्ये। 74 का सी जो है वो करेक्ट आंसर है। और 75 की बात करते हैं हम। समाजशास्त्र सभी विषयों की रानी है, किसने कहा है? तो है ऑगस्ट कॉमट ने कहा है कि जो समाजशास्त्र है वो सभी विषयों की रानी है। तो आपके जो क्वेश्चन हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।